आइए आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्या पढ़ने से पहले जैसे ये x² + 1 = 0 या फिर x² = -3 -2 जो भी हो, तो यहाँ से x² = -1, यहाँ से हम x = जब इसका हो -1 का हम स्क्वायर रूट लेंगे ऐसे, या फिर हम एक तरह से ये भी कर सकते हैं कि कोई एक ऐसी संख्या है जिसका वर्ग -1 के बराबर है। और चूंकि हम यह जानते हैं कि किसी भी संख्या का कोई भी रियल नंबर हो उसका वर्ग कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है, तो इस चीज़ का सर्वप्रथम स्विस गणितज्ञ आइलर ने वर्ष 1748 में वास्तविक संख्या -1 के वर्गमूल को प्रदर्शित करने के लिए, -1 के वर्गमूल को प्रदर्शित करने के लिए एक चिन्ह, प्रतीक का प्रयोग किया, आई, जिसे आयोटा कहते हैं, आयोटा के नाम से जानते हैं। उन्होंने इस प्रतीक को काल्पनिक इकाई बोला, है ना। ये जो होता है वह काल्पनिक इकाई है, इमेजिनरी यूनिट। इसको उन्होंने बताया इमेजिनरी यूनिट, इमेजिनरी यूनिट उन्होंने कहा। अतः हम I बराबर √-1, मतलब जहाँ I अगर जो आपको दिखे, आप समझ जाइए वह -1 का स्क्वायर रूट है। या फिर आप दोनों तरफ इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा I² = -1। ठीक है, I² = -1। ये याद रखने की चीज़ है कि I² का मान -1 के इक्वल होता है। जैसे मान लीजिए I² का मान जो है कि -1 हो गया, अगर जो I³ का मान निकालना हो, तो हम इसे I² × I के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ से चूँकि हम जानते हैं कि I² कितने के इक्वल होता है, -1 के, -1 × I, यह हो जाएगा आपका -I। ठीक इसी तरीके से I⁴ का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा I² का स्क्वायर। I² का मान -1, -1 का स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, I² × I², और ये I² का मान -1 × -1, ये आपका +1 है। इस तरह से हम देखते हैं कि I⁴ = +1 होता है। ये हमें न्यूमेरिकल हल करने में बड़ा काम करेगा। I² का मान -1
और आई टू द पावर 4 का मान +1। आई के पूर्णांक की घात के बारे में अगर जो हम समझे, जैसे मान लीजिए आपको आई टू द पावर 5 का वैल्यू निकालना हो, जैसे आई टू द पावर 5 का वैल्यू निकालना हो, आई टू द पावर 10 का वैल्यू निकालना हो, आई टू द पावर 21 का वैल्यू निकालना हो, तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे कि चूँकि हम देख रहे हैं कि आई टू द पावर 4 का वैल्यू 1 आ रहा है, तो हम इसके घात को 4 से भाग करके इस रूप में लिख सकते हैं। जैसे अगर जो ये मानकर चलें कि i का घात n और n का वैल्यू यदि n इज ग्रेटर देन 4 हो, n इज ग्रेटर देन 4, तो हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं। n में अगर जो हम 4 से भाग करें और यह 4 से बड़ा है, तो n बराबर ये हो सकता है, जैसे अगर जो n बराबर या तो आपका 4m, जहाँ m कोई एक जो है कि इंटीजर आपका पूर्णांक हो सकता है, या आपका n का वैल्यू 4m + 1 हो सकता है, या n इज इक्वल टू 4m + 2 हो सकता है, या n इज इक्वल टू 4m + 3 हो सकता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यदि यहाँ पर हम ध्यान करें, देखें कि i का वैल्यू क्या है, यह 4 से बड़ा है। अगर जो i का पावर जो है अगर जो 4 के बराबर रहता तो वह एक उसका मान जो है 1 के बराबर हो जाता, लेकिन हम चूँकि देख रहे हैं कि i का मान क्या है, 5 है, जो कि 4 से बड़ा है, तो हम 5 में 4 से भाग करेंगे। तो अब देखते हैं यह क्या एक बार जाएगा और इसका शेषफल 1 आएगा। मतलब हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं, क्या 4 × 1 + 1 लिख सकते हैं। इस पावर को हम इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इस पावर को हम इस रूप में लिख सकते हैं। अर्थात हम क्या करेंगे कि यहाँ पर i टू द पावर 4 × i टू द पावर 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, i का घात 4 × i, और चूँकि हम जानते हैं i का घात 4 मतलब 1, और उसमें गुणा हो जाएगा i का 1, और i का मल्टीप्लाई होगा आयोटा का, तो यह आएगा आयोटा। ठीक है, इस तरह से हम i टू द पावर 10 का भी वैल्यू निकाल लेंगे। i टू द पावर 10 का वैल्यू निकालने के लिए वही प्रक्रिया करेंगे। आयोटा 10 इज इक्वल टू i टू द पावर 4 × 2 प्लस i टू द पावर 4 × 2 + 2, ये होगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं i टू द पावर 4 × 2 + 2। यहाँ से हम देखते हैं कि इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। हम इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं, i टू द पावर 8 × i टू द पावर 2, आयोटा 8 × आयोटा 2। यहाँ से आयोटा 4 होल पावर 2 × आयोटा 2 ऐसे लिख सकते हैं। चूँकि आयोटा टू द पावर 4 का वैल्यू 1 होता है, यहाँ से 1 का स्क्वायर × आयोटा स्क्वायर, यह आपका हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। और चूँकि आप जानते हैं आयोटा स्क्वायर कितने के बराबर होता है, -1 के इक्वल, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर भी आप -1 लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर भी आप -1 लिख देंगे। तो आयोटा टू द पावर 10 का वैल्यू -1 होगा। आयोटा टू द पावर
10 का वैल्यू कितना आएगा -1। हाँ, कुछ ध्यान देने की बात ये है कि यदि ये याद रखने योग्य बात है, यदि 0 का आयोटा के साथ में गुणा होता है तो उसका वैल्यू 0 आएगा। 0 का आयोटा के साथ में हो या आयोटा का 0 के साथ में मल्टीप्लाई हो, दोनों कंडीशन में वैल्यू 0 के इक्वल होगा। ए का यदि आयोटा के साथ में मल्टीप्लाई होता है और वह 0 के इक्वल आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ए इज इक्वल टू 0 होगा। क्यों? क्योंकि आयोटा का वैल्यू क्या होता है, आयोटा इज इक्वल टू होता है √-1, जो कि 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो यह तभी सेटिस्फाइड करेगा जब ए का वैल्यू कितना, वैल्यू 0 के इक्वल हो और आयोटा टू द पावर 0 है तो उसका वैल्यू आएगा 1। ये जो 3 कंडीशन है आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, आगे चूँकि हम जानते हैं आयोटा जो है -1 के इक्वल होता है, तो यदि आपसे कोई कहे कि √-4 इज इक्वल टू कितना हो, तो √-4 तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। √-4 को हम लिख सकते हैं √4 × -1। और चूँकि हम जानते हैं कि √4 वो 2 के इक्वल होता है और फिर √-1 और √-1 जो होता है वह आयोटा के इक्वल होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे 2 आयोटा। ठीक है, यदि जनरलाइज इसको करें, जनरली यदि √-a हो तो हम उसको लिख सकते हैं आयोटा √a। ये जो है कंडीशन। ठीक है, अब ये जो होता है आयोटा जो होता है वह काल्पनिक इकाई होती है। ये आपको ध्यान में रखना होता है। क्यों? क्योंकि कोई भी एक ऐसी वास्तविक संख्या नहीं है जिसका वर्ग जो है -1 के इक्वल हो, या कोई भी ऐसा वास्तविक संख्या नहीं है जिसका वर्ग जो है वह ऋणात्मक आए। ठीक है, इसलिए आयलर ने जो है कि 1748 में है ना, इसको बताया कि यह एक क्या है, काल्पनिक यूनिट है। ठीक है, जिसको हम आयोटा से प्रदर्शित करते हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे वास्तविक संख्या कभी भी किसी काल्पनिक संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। वास्तविक संख्या तो आप जानते ही हैं रियल नंबर, तो रियल नंबर कभी भी इमेजिनरी नंबर की इक्वल नहीं हो सकती है। वास्तविक संख्या कभी भी काल्पनिक संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। आइए देखें कैसे। देखिए, करें वास्तविक संख्या, अभी मैं बताया वास्तविक संख्या कभी भी किसी काल्पनिक संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। वास्तविक संख्या जो होती है वह कभी भी काल्पनिक संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि काल्पनिक संख्या को हम आयोटा से दिखाते हैं, काल्पनिक संख्या को, इमेजिनरी नंबर को हम आयोटा से दिखाते हैं, और इसके साथ में अगर जो किसी है ना नंबर का गुणा हो जाए,
ये जैसे 5i, ये भी क्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर। 10 आयोटा या i, है ना, ये भी हो जाएगा आपका इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। तो ये कह रहा है, ऐसे ही हम लिख सकते हैं b इंटू आयोटा, ये भी क्या है, इमेजिनरी नंबर हो गया। तो यदि हम यह मानकर चलें कि a जो है वह एक वास्तविक संख्या है और यदि a एक वास्तविक संख्या है, ठीक है, यदि a बराबर एक वास्तविक संख्या तथा b आयोटा एक क्या है, काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या है तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं a डज नॉट इज इक्वल टू 0। वास्तविक संख्या आपकी 0 भी होती है, लेकिन एक ऐसा संख्या है वह वास्तविक संख्या है जो कि 0 के इक्वल नहीं है। और यहाँ से यह काल्पनिक संख्या तभी होगी जब b डज नॉट इज इक्वल टू 0। तो ये दो संख्याएं इस प्रकार से हैं, हमें यह दिखाना है कि वास्तविक संख्या कभी काल्पनिक संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो हम यह मानकर चलें कि जो ये वास्तविक संख्या है वह काल्पनिक संख्या के बराबर है, यह मान करके चलेंगे और दिखा देंगे कि यह बराबर नहीं है। जो हम मान कर चल रहे हैं, जो हमारी कल्पना है वह गलत है, जो कि विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है। इस कथन का जो हम ले करके चल रहे हैं, इससे हमें यह प्रदर्शित हो जाएगा कि यह जो है हमें सिद्ध क्या, हमें दिखाना है कि a डज नॉट इज इक्वल टू bi, परंतु हम यह मानकर चलेंगे, हम मानेंगे, हमें दिखाना है ये, है ना, ये हमें दिखाना है, लेकिन हम मानकर क्या चल रहे हैं, हम मानकर चल रहे हैं कि a इज इक्वल टू bi या आयोटा b, ऐसे भी मान सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसे दोनों पक्षों में वर्ग कर लेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर या दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो हम देखते हैं हमें क्या मिलेगा। वर्ग करेंगे तो हमें मिलेगा e स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ से ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर का वैल्यू हम जानते हैं, चूँकि आई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू √-1, सॉरी आई इज इक्वल टू √-1, इसलिए आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो यहाँ से हमें आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 प्राप्त। तो यहाँ से आई स्क्वायर का मान हम इसमें रखेंगे तो -1 इंटू बी स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू -b स्क्वायर। ए स्क्वायर कितने के इक्वल हो गया, -b स्क्वायर के इक्वल। यहाँ से हम इसको इधर लेकर के आएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और यहाँ हम देख रहे हैं कि दो संख्याओं का वर्ग जो है वह 0 के इक्वल है। यह तभी संभव होता है जब ये दोनों संख्याएं 0 के इक्वल हों। अगर जो ये a और b का मान 0 होगा तभी उनका वर्ग 0 के इक्वल होगा, अन्यथा की दृष्टि में यह कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। चाहे वो कोई भी संख्या हो, आपका ऋणात्मक भी रहेगा तो उसका वर्ग धनात्मक संख्या आएगी और उन दोनों का योगफल 0 से हमेशा जो है वह ग्रेटर देन 0 होगा। परंतु यदि यह दोनों संख्याएं 0 के बराबर होंगी तो उनका वर्ग भी 0 से उनका वर्ग भी 0 के बराबर होगा। अगर जो 0 के अन्यत्र कोई दूसरी संख्या रहेगी तो उसका वर्गों का योगफल 0 के बराबर नहीं होता है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि यह तभी संभव है
यह कंडीशन तभी संभव है जब a इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 0 या a इज इक्वल टू 0 तथा b इज इक्वल टू 0। और चूंकि यह 0 के बराबर है और हम क्या लिए कि यह 0 के बराबर नहीं है, जैसा कि हम ऊपर लिखे हैं अभी कि b डज नॉट इक्वल टू 0 और a डज नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पर तभी संभव होगा जब यह 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से हमें यह विरोधाभास उत्पन्न होता है, हमें यह विरोधाभास दिखता है। तो हम जो कल्पना किए थे कि a बराबर आयोटा b, वह हमारी कल्पना क्या है, गलत है। अतः हमारी कल्पना गलत है कि क्या हम कल्पना किए थे a इज इक्वल टू आयोटा b, यह हमारी कल्पना गलत है। यह कल्पना हम ले करके जो है हल इसको आगे लेकर के आए, तो हम देख रहे हैं कि a 0 के बराबर और b 0 के बराबर हो रहा है, तभी तो हम ऐसा देख रहे हैं। चूँकि हमारा क्या है कि a डज नॉट इक्वल टू 0 और b डज नॉट इक्वल टू 0, तो हमारी कल्पना यहाँ पर क्या हो रही है, गलत साबित हो रही है। तो अतः हम यहाँ से कह सकते हैं कि a डज नॉट इज इक्वल टू आयोटा b। यहाँ से हम सिद्ध करने में सफल रहे। ये प्रूफ हुआ कि कभी भी वास्तविक संख्या किसी काल्पनिक संख्या के बराबर नहीं। तो अब हम सम्मिश्र संख्या की परिभाषा पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर, डिफिनीशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ से हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। डिफिनीशन उसका होता है, यदि a तथा b कोई दो वास्तविक संख्या हैं जिनको हम a प्लस आयोटा b के रूप में, है ना, प्रत्येक संख्या a तथा ib के रूप में, आयोटा b के रूप में हम लिखते हैं, तो उसे हम सम्मिश्र संख्या कहते हैं, है ना। तो डिफिनीशन में डिफिनीशन आपका होगा, यदि a तथा b कोई दो वास्तविक संख्याएं हैं, कोई दो वास्तविक संख्याएं हैं, तो अब ये भी मैं बताया a प्लस आयोटा b के रूप में, है ना, या a प्लस आयोटा b के रूप की प्रत्येक सम्मिश्र, प्रत्येक संख्या सम्मिश्र संख्या कहलाती है। प्रत्येक संख्या सम्मिश्र संख्या कहलाती है। अब सम्मिश्र संख्या कैसे, तो यदि a और b दो वास्तविक संख्या हैं, वास्तविक संख्या आप जानते हैं रियल नंबर, और रियल नंबर आपका जो है कि धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो हम जैसे में 5 प्लस 2i ऐसे लिख दें, ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। फिर 3 प्लस 0 आयोटा लिखें, ये भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। 0 प्लस
3 आयोटा लिखें, ये भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। -3 आयोटा लिखें, ये भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। इसे हम 0 और -3 आयोटा लिख सकते हैं। 0 + 2 आयोटा लिखें, ये भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। तो इस तरह से हम इस रूप में a + आयोटा b के रूप में जितनी भी संख्या हो, है ना, इस रूप में लिखेंगे, उन सभी संख्याओं को सम्मिश्र संख्या कहते हैं। अब सम्मिश्र संख्या है तो जैसा कि हम लोग आगे पढ़े हैं पहले कि ये आयोटा जो होता है वह इमेजिनरी यूनिट होता है। तो इस सम्मिश्र संख्या के दो भाग, एक ये आपका वास्तविक भाग इमेजिनरी, और ये वाला जो है आपका इमेजिनरी पार्ट। ये वास्तविक भाग हुआ, ये रियल पार्ट, और ये इमेजिनरी पार्ट। तो कैसे पहचानेंगे? तो जिस की भाग में, है ना, जैसे जिस मतलब ये जो आयोटा जिसके साथ में रहेगा उसको हम बोलेंगे काल्पनिक भाग इमेजिनरी पार्ट, और इसको बोलेंगे रियल पार्ट वास्तविक भाग। मतलब सम्मिश्र संख्या के वास्तविक तथा काल्पनिक दो भाग होते हैं। सम्मिश्र संख्या के दो भाग होते हैं, वास्तविक और काल्पनिक। सम्मिश्र संख्या को हम जेड, है ना, यदि जेड से प्रदर्शित करते हैं, यदि सम्मिश्र संख्या जेड इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख सकते हैं सम्मिश्र संख्या को जेड से प्रदर्शित करते हैं। जेड सम्मिश्र संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, जेड जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर को प्रदर्शित करता है। तो यदि जेड इज इक्वल टू a + आयोटा b है तो इसका दो पार्ट होगा, एक रियल पार्ट, दूसरा इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट जो होता है वास्तविक भाग, उसको हम RE, हाँ, और जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू a, ये आपका रियल पार्ट होगा। रियल पार्ट ऑफ जेड, जेड क्या है? यह आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये वास्तविक संख्या होगी। ऐसे ही इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू b। ठीक है, ये याद रखें चीज़ें हैं। यदि जेड इज इक्वल टू a + आयोटा b है तो उसका रियल पार्ट a होगा और इमेजिनरी पार्ट b होगा। ठीक है, जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि z इज इक्वल टू a + आयोटा b, यह जो है आपका सम्मिश्र संख्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो सम्मिश्र संख्या है तो सम्मिश्र संख्या, जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि z इज इक्वल टू a + आयोटा b, यह सम्मिश्र संख्या है। तो इसका ये a जो है वह रियल पार्ट है, और ये आयोटा b वाला, ये जो b पार्ट है, ये b जो है वह इस सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर का वो इमेजिनरी पार्ट है। तो कब यह सम्मिश्र संख्या शुद्ध रूप से कॉम्प्लेक्स नंबर होगा? कब यह शुद्ध रूप से कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, मतलब प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर कब होगा? तो यह प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर तब होगा जब इसका ये रियल पार्ट जो है वह 0 के इक्वल हो, अर्थात जब a इज इक्वल टू 0 होगा तब z इज इक्वल टू आयोटा b, यह जो होता है वह प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तब यह शुद्ध काल्पनिक सम्मिश्र संख्या कहलाता है। शुद्ध काल्पनिक सम्मिश्र संख्या कब कहलाएगा? कब कहलाएगा? जब a
जो है 0 के बराबर हो, अर्थात इसका रियल पार्ट जो है वह 0 के बराबर होगा, तब यह आपका प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर, शुद्ध काल्पनिक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। शुद्ध जिस प्रकार से यह शुद्ध काल्पनिक सम्मिश्र संख्या होगी, ठीक उसी प्रकार से शुद्ध वास्तविक भी सम्मिश्र संख्या होगी। वह कब होगा? तो जब यह जो होगा यह शुद्ध प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर तब हो गए। और यह जो है z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी जो है प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर होगा व्हेन जब b इज इक्वल टू 0, देन z इज इक्वल टू a, where a is the real part of complex number z, then it is known as purely real complex number, शुद्ध वास्तविक सम्मिश्र संख्या। कब? जब b का मान 0 के बराबर हो। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो सम्मिश्र संख्याएं होती हैं, है ना, सम्मिश्र संख्या जो होता है वह शुद्ध काल्पनिक तब होगा जब उसका वास्तविक भाग 0 हो, और जो शुद्ध वास्तविक सम्मिश्र संख्या तब होगा जब उसका काल्पनिक भाग। तो इस तरह से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह शुद्ध काल्पनिक कॉम्प्लेक्स नंबर हो रहा है जब वास्तविक भाग इसका 0 के बराबर हो रहा है। तो हम यहाँ से एक निष्कर्ष यह निकाल सकते हैं कि प्रत्येक काल्पनिक संख्या एक सम्मिश्र संख्या होती है। यहाँ से हम निष्कर्ष निकालते हैं क्या, कि प्रत्येक काल्पनिक संख्या एक सम्मिश्र संख्या होती है या है। ठीक है। एवरी इमेजिनरी नंबर आर कॉम्प्लेक्स नंबर, यहां से आपका निष्कर्ष निकला, एवरी इमेजिनरी नंबर आर कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ से ये भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या भी एक सम्मिश्र संख्या होगी। ये z वास्तविक संख्या a के बराबर है, और यहाँ z आयोटा b के इक्वल था, मतलब b के इक्वल था। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक सम्मिश्र संख्या है। एवरी रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये दो निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यदि वह वास्तविक संख्या है तो वह सम्मिश्र संख्या होगी, यदि वह काल्पनिक संख्या है तो तब भी वह सम्मिश्र संख्या होगी। मतलब यहाँ से एक हम महत्वपूर्ण निष्कर्ष ये भी दे सकते हैं कि यदि a प्लस आयोटा b 0 के इक्वल हो रहा है तो यह कब संभव होगा। तो
ए प्लस आयोटा बी जीरो के इक्वल तभी संभव होगा जब, है ना, यह तभी संभव है, बोथ इम्प्लाइज दैट व्हेन ए इज इक्वल टू जीरो एंड तथा बी इज इक्वल टू जीरो, दोनों जीरो के इक्वल होने चाहिए तभी जो है ए प्लस आयोटा बी जीरो के इक्वल होगा, अन्यथा की दृष्टि में नहीं होगा। ठीक है, यह तभी संभव है जबकि ये दोनों जीरो के इक्वल हो। अगर जो इसको हम प्रूफ करना चाहें तो इसे लेकर के हम प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम इस पार्ट को लें तो यहाँ से लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू माइनस आयोटा बी, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, चूँकि माइनस स्क्वायर से कट गया। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। यहाँ से ए स्क्वायर इज इक्वल टू, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है तो यहाँ से हो जाएगा -1 इंटू बी स्क्वायर, ये होगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर को इधर लेकर के आएंगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। और चूँकि हम पहले भी ऐसा देख चुके हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तभी संभव है जब ए इज इक्वल टू जीरो तथा बी इज इक्वल टू जीरो, अन्यथा की दृष्टि में नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि ए प्लस आई बी तभी जीरो के इक्वल होगा जब ए बराबर जीरो और बी बराबर भी जीरो। ठीक है।